मेरी आवाज आ रही है? आवाज चेक कीजिए। मेरी आवाज आ रही है? गुड आफ्टरनून। मेरी आवाज आ रही है? मैं सुनाई दे रहा हूं, दिखाई दे रहा हूं? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। मैं सुनाई दे रहा हूं, दिखाई दे रहा हूं? मैं सुनाई दे रहा हूं, दिखाई दे रहा हूं? ओके लिख कर भेजें आप। ऑल ओके। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। जय हिंद। कैसे हो आप लोग? वालेकुम सलाम। आवाज आ रही है? आज पीडीएफ भिजवाता हूं बच्चा। मैं बात करता हूं, ठीक है? गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। गुड हो, मॉर्निंग हो, आफ्टरनून हो, जो भी हो, सब गुड हो। गुड मंडे, गुड ट्यूसडे। ठीक है, क्लास को शुरू किया जाए। क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चा। ओके, क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग चैट बंद करें और पढ़ना लिखना शुरू करें। शुरू करो अंताक्षरी लेकर हरि का नाम। बैठे बैठे क्या करोगे, करना है कुछ काम। तो चलो हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। हम लोग जीएस पढ़ रहे हैं, हम लोग पेपर 2 पढ़ रहे हैं, हम लोग सोशल जस्टिस खंड को पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोग समाज के जो कमजोर तबका है, जिसको हमारे सिलेबस में अति संवेदनशील वर्ग, वल्नरेबल कैटेगरी, वल्नरेबल सेक्शन शब्द से पहचाना गया है, उन लोगों को हम देख रहे हैं कि वो कौन कौन से लोग हैं, उनकी क्या समस्या है, वो क्यों अति संवेदनशील वर्ग के अंदर रखे जा रहे हैं और उनके इन समस्याओं के समाधान के लिए, उनकी रक्षोपाय के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार क्या कर रही है। उनके संवैधानिक, वैधानिक, निकायगत आयोग, समिति आदि के रूप में उनके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। डन। और इस क्रम में हम लोगों ने अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और कल एक टॉपिक फिनिश किया हम लोगों ने दिव्यांग, और आज इसी तरह के एक अति संवेदनशील वर्ग को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है टॉपिक का नाम, और उसके ऊपर कुछ तस्वीरें भी दिख रही होगी। 3 महिलाएं हैं, एक चौथी महिला की भी तस्वीर केवल चेहरे की दिख रही है। इनको देखने से समझ में आ गया होगा कि हम लोग किन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इनको हम लोग किन्नर, इनको हम लोग हिजड़ा, इनको हम लोग अलग अलग नामों से जानते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे इनके ऊपर अध्ययन हुए,
तो बहुत माइक्रो लेवल पर इनके अंदर अलग अलग कैटेगरी को डिफरेंशिएट किया गया, कैटेगराइज किया गया, और इस संदर्भ में और कई नाम इनके लिए यूज किए गए, बट इनके लिए सबसे कॉमन नाम है ट्रांसजेंडर। मैंने इंडियन सोसाइटी आप लोगों को पढ़ाया था, याद होगा, और इंडियन सोसाइटी पढ़ाते समय एक टॉपिक हमने पढ़ाया था, समलैंगिकता। हमने यूट्यूब पर समलैंगिक विवाह के टॉपिक को भी आपको पढ़ाया है, और उसमें हम लोगों ने बहुत सारी कैटेगरी की चर्चा की है। हम लोग जनरली एक कैटेगरी यूज करते हैं, याद होगा आपको, LGBT। ये कॉमन कैटेगराइजेशन है बच्चा। एक तो हो गया विषमलिंगी और एक हो गया समलिंगी, ठीक है। समलिंगी में दो आ गए, पुरुष पुरुष लिंगी और स्त्री स्त्रीलिंगी, ठीक है। उनके लिए हम लेस्बियन और गे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो ये दोनों की एक कैटेगरी हो गई, लेस्बियन और गे। एक है बाइसेक्सुअल और ये चौथा है ट्रांसजेंडर, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने क्वियर शब्द का प्रयोग भी किया था, कुछ और शब्द का भी प्रयोग किया था, LGBTIQ, इंटरसेक्स शब्द का भी प्रयोग किया था। बट मेन आपको कंफ्यूज न करते हुए उस क्लास को आप पढ़ेंगे तो बहुत स्पष्ट रूप से मैंने सबकी कैटेगरी को समझाने का प्रयास किया था, बट यहां पर फिर से दोबारा हम लोग उस कैटेगरी को नहीं समझाएंगे। सिंपली सेक्सुअल ओरिएंटेशन के आधार पर दो कैटेगरी, तीन कैटेगरी। एक पुरुष, जिसमें पुरुष के प्रति सेक्सुअल ओरिएंटेशन होता है, स्त्री के प्रति नहीं होता है, समलिंगी कहलाता है, और स्पेसिफिकली लेस्बियन गे कहलाता है। और एक स्त्री जिसमें होना चाहिए पुरुष के प्रति सेक्सुअल ओरिएंटेशन, बट पुरुष के प्रति ना होकर उस स्त्री का स्त्री के प्रति सेक्सुअल ओरिएंटेशन होता है, वो भी सेम है, समलिंगी ही है। उसके लिए हम लोग स्पेसिफिक नाम लेस्बियन देते हैं, गे लेस्बियन या लेस्बियन गे। बाइसेक्सुअल वे कहे जाते हैं जिनमें सेक्सुअल ओरिएंटेशन स्त्री और पुरुष दोनों के प्रति होता है, ये बाइसेक्सुअल हो गए। ट्रांसजेंडर हम उनको कहते हैं जो बायोलॉजिकली जिस लिंग से होते हैं, ठीक है, वो उससे विपरीत लिंग के रूप में अपने को पहचानते, यानी जन्म के समय वो लड़का थे, लिंग पुरुष वाला था, बायोलॉजिकली पुरुष थे, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ वो अपने को स्त्री के रूप में समझने लगते हैं। उनका जो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन है वो महिला के रूप में होता है, इसलिए वो ट्रांसजेंडर कहे जाते हैं। उनको हम ट्रांस वुमेन भी कहते हैं, ट्रांस वुमेन, जन्म से पुरुष, बायोलॉजिकली पुरुष, बट वो अपने को महिला के रूप में पहचानते, प्रॉपर पुरुष है, या फिर एक जन्म से बायोलॉजिकली प्रॉपर स्त्री है, जन्म से बायोलॉजिकली प्रॉपर स्त्री है, लेकिन वो अपने को पुरुष के रूप में पहचान स्थापित करती है, उसमें फीलिंग जो है वो पुरुष वाली होती है, उसको हम ट्रांसजेंडर कहते हैं। दोनों के लिए ट्रांसजेंडर शब्द का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग, ट्रांस मेन और ट्रांस वुमेन। ट्रांस मेन जन्म से बायोलॉजिकली स्त्री बट फीलिंग पुरुषों वाली, आत्म पहचान पुरुषों वाली। ट्रांस वुमेन बायोलॉजिकली मैन
जन्म से पुरुष बट फीलिंग स्त्रियों वाली, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन स्त्रियों वाली, और दोनों के लिए एक शब्द ट्रांसजेंडर। क्लियर है? एक और शब्द हम लोग यूज करते हैं क्वियर, और मैंने पिछले क्लास में बताया था कि क्वियर मतलब क्वेश्चन मार्क, मतलब बच्चा जब पैदा लेता है तो कुछ न कुछ लैंगिक जो डेवलपमेंट है वो थोड़ा अस्पष्ट होता है, प्रॉपर तरीके से उसका पुरुष का लिंग विकसित हो पाता है, न स्त्रियों का यौनांग विकसित हो पाता है, वो मिक्स रूप में रहता है। जो स्त्री है या पुरुष है देखने के बाद क्लियर नहीं हो पाता है, उसके लिए क्वियर शब्द का प्रयोग किया जाता है। और टेक्निकली क्वियर को भी ट्रांसजेंडर के अंदर ही शामिल किया जाता है। ये बाद की उपलब्धि है, बाद में लोगों ने इसको अलग कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया। अदरवाइज इन दोनों कैटेगरी के लिए ट्रांसजेंडर, हिजड़ा, किन्नर शब्द का प्रयोग किया जाता रहा है। यही है बच्चा ट्रांसजेंडर, और लगभग दुनिया में इस तरह के लोग होते हैं। भारत में भी इस तरह के लोग हैं। भारत में लगभग 15 लाख लोग ट्रांसजेंडर कैटेगरी के हैं, और ये एक कमजोर समुदाय के रूप में चिन्हित किए जाते हैं। ये अति संवेदनशील वर्ग के रूप में चिन्हित किए जाते हैं। कहीं ना कहीं समाज ने इनके साथ न्याय नहीं किया, कई रूपों में इनके उपेक्षा का इनको शिकार होना पड़ता है। कई जगहों पर तो मां बाप न्याय नहीं कर पाते, मां बाप इनको हटा देते। इंडिया के टोटल ट्रांसजेंडर पॉपुलेशन में से आश्चर्य होगा आपको कि मात्र 2% ट्रांसजेंडर ही अपने फैमिली के साथ रहते हैं, यानी उनके परिवार वालों ने भी उनको त्याग कर दिया है। 99.9% ट्रांसजेंडर सामाजिक बहिष्कार के शिकार है। 99.9% ट्रांसजेंडर सामाजिक बहिष्कार के शिकार है। मतलब हर जगह इनको सामाजिक उपेक्षा का सामना करना पड़ता है, इनके साथ भेदभावपूर्ण बर्ताव किया जाता है, और इनकी संख्या सबसे ज्यादा यूपी में है। 15 लाख लोगों में से लगभग 28% ट्रांसजेंडर उत्तर प्रदेश में है। हालांकि 2011 के सेंसस में लगभग 5 लाख ट्रांसजेंडर को ही पहचाना गया, उनकी संख्या दर्ज की गई कि लगभग 5 लाख ट्रांसजेंडर है, लेकिन अनुमानित रूप से बहुत से लोग इसको ओपन भी नहीं करते हैं। मान लो फैमिली के साथ हम रह रहे हैं, हम जन्म से पुरुष है लेकिन हमें स्त्रियोचित फीलिंग है, बट मां बाप के दबाव में हम पुरुष जैसा ही जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। मौका मिलता है अकेले कमरे में लड़कियों की तरह ड्रेस पहन लेते हैं, चूड़ी लगा लेते हैं, बिंदी लगा लेते हैं, थोड़ा फील करते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन फिर समाज के प्रेशर में, माँ बाप के प्रेशर में फिर लड़कों जैसा ड्रेस पहन करके हमें चलना पड़ता है। ऐसे लोग अपना नाम उजागर नहीं करते हैं समाज के दबाव में, इसलिए माना गया है कि अनुमानित संख्या इनकी 15 लाख है, जिसमें से लगभग 30% के आसपास उत्तर प्रदेश में है। आई थिंक 28%, केवल उत्तर प्रदेश में 28% है। ठीक है। और मैंने अभी अभी कहा कि मात्र इसमें से 2% लोग ही अपने परिवार के साथ रहते हैं। ये स्त्री है कि पुरुष है, इनकी आइडेंटिटी क्राइसिस बनी हुई है। इनके साथ सबसे बड़ी समस्या है, ये स्त्री है कि पुरुष है, समाज इनको स्वीकार नहीं करता है, यानी पहचान का संकट इनके साथ विद्यमान है। इनकी सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। हर जगह पर इनके साथ भेदभावपूर्ण बर्ताव किया जाता है। मानवाधिकार संगठन ने अपने रिपोर्ट में बताया है कि 99.9% जो ट्रांसजेंडर है वो सामाजिक बहिष्कार के शिकार है। इनके साथ बलात्कार कॉमन है, और आपको आश्चर्य होगा कि बलात्कार का कानून इन पर लागू नहीं होता है।
आपको आश्चर्य होगा कि बलात्कार का कानून इन पर लागू नहीं होता है। हमारे यहां आईपीसी की धारा, अभी तक आईपीसी की धारा ही थी, अब तो नया बन गया, आईपीसी की धारा 376 बलात्कार को अपराध की श्रेणी में रखते हुए उसको सजा का प्रावधान करता है। बलात्कार को अपराध की श्रेणी में रखते हुए उसके साथ सजा का प्रावधान करता है, 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान करता है। कुछ स्पेसिफिक किस्म के बलात्कार या सामूहिक दुष्कर्म के लिए तो अभी हाल ही में आपने सुना होगा मौत की सजा सुनाई गई, क्योंकि इस कानून में थोड़ा अमेंडमेंट किया गया। निर्भया कांड के बाद इस तरह के कानून को ध्यान में रखा गया। बलात्कार के लिए दोषी व्यक्ति को जघन्य अपराध की कैटेगरी में कैटेगराइज करके इनके साथ सख्त सजा का प्रावधान किया गया। सामान्य तौर पर 376 जो है उसकी अलग अलग कैटेगरी है। टाइप ऑफ रेप, टाइप ऑफ रेप में सामान्य तौर पर 376 सजा का प्रावधान करता है, और उसमें जो बलात्कार को डिफाइन किया गया है बच्चा, वो महिला के साथ ही है। अगर महिला पुरुष के साथ बलात्कार करेगी तो वो सजा की भागी नहीं होगी, वो अपराधी नहीं मानी जाएगी। यानी बलात्कार पीड़िता सदैव महिला हो सकती है। 376 इसी को प्रोविजन देता है। जस्टिस वर्मा कमेटी, जो निर्भया कांड के बाद आपने सुना होगा, 2012 में निर्भया रेप कांड जब हुआ था तो जस्टिस वर्मा कमेटी ने बलात्कार को 376 को जेंडर न्यूट्रल बनाने का प्रयास किया था, सिफारिश की थी। इसको जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए, मतलब बलात्कार की शिकायत इस धारा के तहत स्त्री भी करे और पुरुष भी करे। अगर इच्छा के विपरीत स्त्री के साथ पुरुष ने जोर जबरदस्ती की है, यौन संबंध स्थापित किया है या करने का प्रयास किया, उसको भी बलात्कार माना जाए। और अगर स्त्री ने पुरुष के साथ किया है उसको भी बलात्कार माना जाए। अगर ऐसा हो गया तो जेस वर्मा कमेटी का अप्रोच था कि ट्रांसजेंडर को भी इसका लाभ मिलेगा। यानी ट्रांसजेंडर के साथ अगर उसकी मर्जी के विरुद्ध कोई यौन संबंध स्थापित किया है तो उसको भी बलात्कार की श्रेणी में रखा जाए, उसको भी अपराध माना जाए और अपराधी को सजा दिया जाए, उसको भी 376 के दायरे में लाया जाए। बट बेचारे ये जो है ये उस दायरे में नहीं है। इनके साथ बलात्कार एक सामान्य घटना रही है और ये बलात्कार के शिकार रहे हैं, लेकिन इस के लिए वो किसी को दोषी भी नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो कानून था एक लंबे समय तक वो ट्रांसजेंडर को पुरुष की कैटेगरी में कैटेगराइज करके मानता ही नहीं था कि उनके साथ रेप हो सकता। इस पर बहुत स्पष्टता नहीं थी, इतना ज्यादा इस पर ध्यान दोनों दुनिया का नहीं गया था। ये तो बाद की चीज है। धीरे धीरे इनकी समस्याओं को आइडेंटिफाई किया गया, इनकी समस्याओं को दूर करने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रयास किए गए, भारत के स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। हमें भारत के स्तर पर प्रयास को ही फोकस करना है। लेकिन अगर हम इन पर नजर डालते हैं, इनकी समस्याओं को देखते हैं, तो कहीं कोई डाउट नहीं है कि ये कई तरह की समस्याओं से बेचारे ग्रसित रहे। शिक्षा के अधिकारों से वंचित रहे, स्कूल में पढ़ने अगर ये जाएं तो इनके साथ भेदभाव होता है, जल्दी एडमिशन नहीं मिलेगा, इनको जल्दी कोई काम पे नहीं रखता है, नौकरी नहीं मिलता है। मानवाधिकार संगठन कहता है बच्चा कि 92% जो ट्रांसजेंडर हैं वो आर्थिक बहिष्कार के शिकार है। मात्र 8% को ही आर्थिक बहिष्कार का सामना नहीं करना पड़ा, इनको जल्दी कोई रोजगार नहीं देता। इसी कारण से ये भीख मांगने के लिए विवश हो जाते हैं। इसी कारण से भीख मांगने के लिए विवश हो जाते हैं, यौन कर्मी के रूप में कार्य करना शुरू कर देते हैं। कोई उपाय नहीं है। हमारा देश एक वेलफेयर स्टेट है। हमारा देश सामाजिक न्याय से युक्त विकास के लक्ष्य की प्राप्ति पर बल देता है। इसलिए बहुत सारे कमजोर तबकों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जाती है, लेकिन बेचारे ट्रांसजेंडर को फोकस करके कोई योजनाएं नहीं चलाई जाती रही। आजादी के 60-70 साल बीतने के बाद भी अब शुरू हुई है।
बट एक लंबे समय से ये योजनाओं और लाभों से भी वंचित रहे। सबसे बड़ी चीज है कि ये बेचारे शादी तक नहीं कर सकते। दो ट्रांसजेंडर साथ में नहीं रह सकते थे। मैंने आपको समलैंगिकता पढ़ाया होगा इंडियन सोसाइटी में, या समलैंगिक विवाह जब मैंने पढ़ाया था आपको। हमारे यहां आईपीसी की धारा एक थी 377, और 377 समलैंगिक संबंधों को अपराध मानती थी। 377 समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी में शामिल करती थी। दो स्त्री स्त्री संबंध में नहीं रह सकते हैं, पुरुष पुरुष संबंध में नहीं रह सकते हैं। एक गंभीर अपराध की श्रेणी में इसको रखा गया था। समलैंगिकों के बहुत सारे प्रयासों के बाद 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने 377 को के तहत समलैंगिक संबंधों को अपराध के दायरे से बाहर कर दिया। समलैंगिक संबंधों को अपराध के दायरे से बाहर कर दिया। तब जाकर ये समलैंगिक संबंध में रहने के लिए इनको अनुमति मिली। अदरवाइज उसके पहले ये भी अपराधी माने जाते थे, यानी ये विवाह कर नहीं सकते हैं, समलैंगिक संबंधों में साथ में रह नहीं सकते हैं, ये अपराधी के श्रेणी में गिनती किए जाते थे। अभी अभी 17 अक्टूबर 2023 को समलैंगिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया होगा, आपने सुना होगा। समलैंगिक विवाह को सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति नहीं दी, लेकिन इनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दे दी। एक नोट करने वाला पॉइंट है बच्चा, हम लिखवाएंगे आगे। 2023 में 17 अक्टूबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट का समलैंगिक विवाह पर फैसला जब आया, जो एक लंबे समय तक बहस चली थी संवैधानिक पीठ के समक्ष, मैंने आपको बताया था मार्च अप्रैल में, उस बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को रिजर्व रख दिया था और 17 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि समलैंगिक विवाह नहीं कर सकते हैं, उनको विवाह के रूप में मान्यता नहीं मिलेगी। हाँ, वो समलैंगिक संबंधों में रह सकते हैं, 377 के तहत अपराध नहीं माना जाएगा, बट विवाह के रूप में मान्यता नहीं मिलेगी। पर सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर को कहा कि अगर ट्रांस मेन है या ट्रांस वुमेन है, ट्रांसजेंडर यदि है, तो विसमलिंगिक संबंधों में विवाह कर सकता है। कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी में कुछ निर्देशों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने उनको विवाह करने की अनुमति दी थी, एक राहत मिली। बट अगर हम टेक्निकली एक लंबे समय तक देखें तो उनको संबंध बनाने आपस में और विवाह करने तक की अनुमति नहीं दी। दूसरी चीज, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई उनकी कई तरह की समस्याएं रही है इन सब चीजों के कारण, और वो मेंटली भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्योंकि सोचो, ये कितना बड़ा आपदा है उनके साथ, जो ईश्वर ने दिया, जो नेचर ने दिया। इस आपदा को सामना करते समय मनोवैज्ञानिक रूप से अपने को बहुत मजबूत नहीं बनाए रख सकते, वो मनोवैज्ञानिक रूप से भी टूट जाते हैं। निश्चित तौर पर समाज का नजरिया उनके प्रति संवेदनशील होना चाहिए। निश्चित तौर पर समाज को उनके प्रति उनको संवेदनशील वर्ग के रूप में चिन्हित किया जाना चाहिए, मानना चाहिए, और उनके साथ क्या क्या बेहतर हो सकता है, उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, उनको पहचाना जाना चाहिए, उनकी समस्याओं को दूर करना चाहिए, और उनको एक समाज के फंक्शनल मेंबर के रूप में एस्टैब्लिश करने का प्रयास किया जाना चाहिए। और इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे विश्व स्तर पर इनके लिए प्रयास शुरू किया गया, और इस दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जाता है 2006 में जकार्ता सिद्धांत। इंडोनेशिया में एक जगह है जकार्ता, वहां पर ट्रांसजेंडर पर एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, ट्रांसजेंडर पर एक विश्व सम्मेलन का आयोजन किया गया, और वहीं पर इनके अधिकारों को मान्यता देने पर सहमति बनी, इनकी पहचान को मान्यता देने पर सहमति बनी, इनको संरक्षण को मान्यता देने पर सहमति बनी, इनको सुरक्षित रखा जाए, इनको संरक्षण दिया जाए, इनकी पहचान को मान्यता दिया जाए, इनको अधिकार प्रदान किया जाए जो दुनिया के देशों में सामान्य नागरिक को उपलब्ध है। इसी को जकार्ता सिद्धांत कहा गया,
और उपस्थित देशों ने इस पर अपना सहमति व्यक्त किया, इसका अनुमोदन किया। भारत में इनके लिए पहली बार जो दिल्ली में गैंगरेप हुआ था, निर्भया कांड जिसको आप जानते हो, निर्भया कांड के बाद इनके प्रति भी धीरे धीरे संवेदनशीलता आई और जस्टिस वर्मा कमेटी ने जब रेप को जेंडर न्यूट्रल बनाने की बात की तो उसमें ट्रांसजेंडर को भी उन्होंने शामिल किया। यानी बलात्कार की शिकायत 376 के तहत स्त्री भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं और ट्रांसजेंडर भी कर सकते हैं। ये एक इनकी सुरक्षा के लिए बेहतर प्रयास था, इनके रक्षोपाय के लिए एक बेहतर प्रयास था। और फिर एक बहुत बड़ा निर्णय आता है अप्रैल 2014 में सुप्रीम कोर्ट का। राधाकृष्णन की बेंच थी और राधाकृष्णन की बेंच ने नालसा मामले में एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया इस ट्रांसजेंडर के बारे में और कहा कि ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता दी जाए। यानी हर जगह हम लिखते हैं ना, मेल फीमेल, टिक लगाते हो, फॉर्म फिलअप करते हो तो टिक लगाते हो, आप रेलवे में टिकट बुकिंग करते हो तो टिक लगाते हो, हर जगह आप दो ही ऑप्शन आपके सामने होता है, एम या एफ, राइट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तीसरा ऑप्शन डालिए, तृतीय लिंग, थर्ड जेंडर। और इनको यानी ट्रांसजेंडर को ट्रांसमेन, ट्रांसवुमेन और क्वियर, इनको थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता दिया जाए, इनको थर्ड जेंडर के रूप में पहचान दिया जाए। और यही नहीं, इनको ओबीसी के तहत आरक्षण भी दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का यह भी एक माइलस्टोन डिसीजन था, इनको ओबीसी के तहत आरक्षण भी दिया जाए। इनको भारत के सिटीजन के लिए जो भी फंडामेंटल राइट्स है इनको उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है कि बायोलॉजिकली ये पुरुष लगते हैं, ठीक है, बट अगर इनकी फीलिंग स्त्री के रूप में है तो इनकी फीलिंग को तवज्जो दिया जाए। यानी दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इनके आत्म पहचानीकृत लिंग निर्धारण को महत्व प्रदान किया जाए। इनको यह अधिकार दिया जाए कि ये अपने को किस लिंग में स्वीकार करते हैं। अगर अपने को स्त्री के रूप में स्वीकार करते हैं तो भाई इनका यह अधिकार है, इनका अधिकार मिलना चाहिए। जबरदस्ती हम क्यों पुरुष बना रहे हैं? इसीलिए चूंकि अपने को स्त्री के रूप में स्वीकार कर रहे हैं और बायोलॉजिकली स्त्री नहीं है, बायोलॉजिकली पुरुष है, या अपने को पुरुष के रूप में स्वीकार कर रहे हैं और बायोलॉजिकली स्त्री है, हम इनको मेल और फीमेल में तो नहीं रख सकते हैं, बट हम इनको थर्ड जेंडर के रूप में इनकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, इनको हम लीगलाइज कर सकते हैं। इनके आइडेंटिफिकेशन को लीगलाइज किए जाने की जरूरत है, इनको आरक्षण देने की जरूरत है, इनको सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा माना जाए, जैसे ओबीसी को माना जाता है, जैसे एससी एसटी को माना जाता है। और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा मानते हुए इनको सरकारी नौकरियों में, शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में, इन सभी चीजों में आरक्षण का लाभ प्रदान किया जाए। ओबीसी के तहत इनको आरक्षण दिया जाए। सरकार इनके साथ जो भेदभाव हो रहा, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया सरकार को, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को निर्देश दिया कि भारत में ट्रांसजेंडर के साथ जो भी भेदभावपूर्ण बर्ताव किया जा रहा, जो इनके साथ प्रताड़ना की जा रही, उत्पीड़न किया जा रहा, इनका शोषण जहां जहां किया जा रहा, इनको रोके, इनकी बेहतरी के लिए उपाय करे, प्रयास करे, योजना बनाए और समाज में एक सम्मानपूर्ण स्थान इनको प्रदान करने हेतु कदम उठाए। और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया। केंद्र सरकार अभी सोच ही रही थी बच्चा, सितंबर 2014 में बिहार सरकार ने इनको थर्ड जेंडर के रूप में न केवल मान्यता दे दी बल्कि इनको सरकारी नौकरियों में आरक्षण भी दे दिया। इनको सरकारी नौकरियों में आरक्षण भी दे दिया। इधर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आ चुका था, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आ चुका था, इसलिए सरकार भी इस पर गंभीर हो रही थी, लेकिन सरकार की गति धीमी थी। तो 2015 में एक राज्यसभा के डीएमके के सांसद थे तमिलनाडु में, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम,
DMK, करुणानिधि की पार्टी, आपने नाम सुना होगा, स्टालिन नाम सुना होगा। वहां के एक सांसद थे तिरुचि सिवा, उन्होंने एक निजी विधेयक राज्यसभा में पेश किया इनके अधिकारों के संदर्भ में, किन्नरों का अधिकार विधेयक, इसमें किन्नरों को अधिकार प्रदान करने का प्रपोजल इसमें डाला गया था और सर्वसम्मति से इस निजी विधेयक को पास कर दिया गया। स्वाभाविक सी बात है कि सरकार गंभीर होगी। अप्रैल 2015 की बात है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ चुकी थी, तो स्वाभाविक बात है कि सरकार को भी इस दिशा में कानून बनाना चाहिए। सरकार को भी इस दिशा में कानून बनाना चाहिए और फाइनली सरकार ने इस दिशा में कानून बनाने का प्रयास ही नहीं किया, बल्कि इस प्रयास को फाइनल मकाम तक पहुंचाया। ट्रांसजेंडर अधिकार बिल 2016 में मंजूरी दी गई और फाइनली लोकसभा और राज्यसभा तक पास होते 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 नवंबर 2019 में इसको लोकसभा से भी पारित करके इसको कानून का रूप प्रदान कर दिया। यानी 2019 में एक नया कानून इनके लिए बनाया गया, जिसको कि हम ट्रांसजेंडर अधिकार एक्ट के नाम से जानते हैं। और इस कानून के माध्यम से इनको वो सारे अधिकार प्रदान किए गए, इनको थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता दी गई, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था। इधर 2023 में 17 अक्टूबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने इनको विषमलिंगियों के साथ, जिस लिंग में वो है उनके विषमलिंगियों के साथ विवाह करने की भी छूट दे दी, अनुमति दे दी। इसके अलावा भी अलग अलग जगहों पर इनके लिए अब हमारा देश संवेदनशील हो चुका है, हो गया है, इनके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। केरल ने भी इनके ऊपर अपना एक स्टेट पॉलिसी बनाई, स्टेट पॉलिसी फॉर ट्रांसजेंडर, जैसे नेशनल पॉलिसी किसी भी समस्या किसी के बारे में बनाया जाता है ना, राष्ट्रीय नीति। केरल सरकार ने 2015 में इनके लिए एक स्टेट पॉलिसी बनाई ताकि इनको जो भी संवैधानिक अधिकार है वो प्रदान किया जा सके। रेलवे डिपार्टमेंट ने कैंसिलेशन में, टिकट बुकिंग में थर्ड जेंडर का कॉलम दे दिया। आज कई एनजीओ, कई संस्थाएं इनके लिए, इनके रक्षोपाय के लिए काम कर रही है। आपने सुना होगा 2017 में एक किन्नर के चुनाव लड़ने का मामला काफी चर्चा में था। मुंबई महानगर पालिका से एक किन्नर ने चुनाव लड़ा था, प्रिया पाटिल। सरकार ने उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति दी। ये बात अलग है कि उनको ओबीसी के तहत अनुमति नहीं दी गई, आरक्षण नहीं दिया गया, पर चुनाव लड़ने की इनको अनुमति दी गई, ये चुनाव लड़ी। इस तरीके से अब हमारा समाज जो है इनके प्रति अवेयर है, इनके लिए काम कर रहा है। हाल ही में आप शायद सुने होंगे, पढ़े होंगे, 2020 की बात है, नोएडा मेट्रो रेल कारपोरेशन ने क्या किया कि एक मेट्रो स्टेशन को सेक्टर 50, नोएडा में कई सेक्टर है, सेक्टर 99, सेक्टर 20, सेक्टर 80, सेक्टर 50, सेक्टर 18, सेक्टर 50 में एक मेट्रो स्टेशन है बच्चा, उसको रेनबो स्टेशन नाम दिया गया। रेनबो, जो रेनबो का 7 रंग होता है, वो दुनिया के कई देशों में इन्हीं के लिए समर्पित होता है, इन्हीं को परिलक्षित करता है। इसी ट्रांसजेंडर समुदाय को समर्पित किया भारत में दिल्ली के मेट्रो रेल ने। तो अगर हम देखें तो धीरे धीरे इनके लिए बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। यही है ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर की समस्याएं क्या क्या समस्या है, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, इनके साथ उत्पीड़न, इनके साथ बलात्कार, छेड़छाड़, परेशानी, सामाजिक बहिष्कार, फिर इनकी समस्याओं के लिए किए गए समाधान, क्या क्या प्रयास किया गया, संवैधानिक, वैधानिक, नीतिगत, योजनागत, जो है, नहीं है, जो है, पूरे प्रयासों की हम चर्चा करेंगे और तब फिर हम इन प्रयासों
का मूल्यांकन और सुझाव करेंगे, ठीक है। और पूरा कंप्लीट टॉपिक करने के बाद अलग से जो किन्नर अधिकार अधिनियम 2019 पारित किया गया, उस अधिनियम के बारे में एक सेपरेट टॉपिक बना करके बच्चा हम लोग पढ़ लेंगे। जो हम लोगों का तरीका है कि कुछ टॉपिक हम लोग सेपरेट अलग से इसलिए बनाएंगे ताकि अगर कभी गलती से सेपरेट टॉपिक को फोकस करके सवाल पूछा तो हम आंसर देने की स्थिति में हो। डन। तो आइए हम लोग चलते हैं और इस टॉपिक को करते हैं, ठीक है। प्रेस पेज आपका टॉपिक आपके सामने स्क्रीन पर है और मुझे लगता है कि आपने लिख दिया होगा। अति संवेदनशील वर्ग, ट्रांसजेंडर, और इस टॉपिक का जो डायमेंशन है, आप इस डायमेंशन को खींचिए, आपके सामने है। अति संवेदनशील वर्ग, ट्रांसजेंडर। पहला डायमेंशन है ट्रांसजेंडर का अर्थ, ओके। दूसरा डायमेंशन है, पूरा लिखते जाओ, ट्रांसजेंडर का भारत में स्वरूप, या भारत में ट्रांसजेंडर का स्वरूप, भारत में ट्रांसजेंडर का स्वरूप। तीसरा डायमेंशन है भारत में ट्रांसजेंडर से जुड़ी समस्याएं, भारत में ट्रांसजेंडर से जुड़ी समस्याएं। चौथा डायमेंशन है ट्रांसजेंडर के रक्षोपाय हेतु किए गए प्रयास, ट्रांसजेंडर के बेहतरी और रक्षोपाय हेतु किए गए प्रयास। नीचे वाला लिखने की जरूरत नहीं है, बस एक आउटलाइन दे दो, नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। इनके लिए क्या संवैधानिक प्रयास, वैधानिक प्रयास, नीतिगत, इतना नहीं जाएगा क्योंकि एक छोटा टॉपिक है, छोटा अति संवेदनशील वर्ग है। इसको हम लोग बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा न खींच के पढ़ेंगे ना, इनके लिए बहुत लंबा चौड़ा प्रयास अलग से हमें लिखने की जरूरत पड़ेगी। तो केवल इनकी बेहतरी और रक्षोपाय के लिए किए गए प्रयास, नीचे वाला छोड़ दो। और फिर है समीक्षा एवं सुझाव, यानी इन प्रयासों की समीक्षा एवं सुझाव। इनके प्रयासों की समीक्षा एवं सुझाव। ये 5 डायमेंशन है इस टॉपिक के, और पांचों डायमेंशन पे हम लोग थोड़ा थोड़ा लिखते हैं। शुरू करते हैं। कैपिटल ए, ट्रांसजेंडर का अर्थ। ट्रांसजेंडर का अर्थ अंडरलाइन, नीचे की तरफ एरो दो, नीचे की तरफ एरो दो, लिखो जैविकीय रूप से, जैविकीय रूप से पुरुषोचित एवं स्त्रियोचित गुणों के असंतुलित स्वरूप वाले व्यक्ति को ट्रांसजेंडर कहते हैं। जैविकीय रूप से पुरुषोचित एवं स्त्रियोचित गुणों के असंतुलित स्वरूप वाले व्यक्ति को ट्रांसजेंडर कहते हैं। ये एक जनरल डिफिनीशन है, और ये जनरल डिफिनीशन अगर दे दोगे तो चलेगा, ठीक है। अगर जरूरत पड़े ज्यादा लिखने की या स्पेसिफिक होने की, तो जो 2019 का एक्ट आया है बच्चा, उसमें ट्रांसजेंडर को जिस रूप में परिभाषित किया गया है, हम लोग उस परिभाषा को भी लिख सकते हैं। तो आप पहला चेंज करके लिखिए, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का ब्रैकेट में अधिकार एवं संरक्षण, ब्रैकेट में अधिकार एवं संरक्षण, ब्रैकेट बंद। अधिनियम 2019 के अनुसार
अधिनियम 2019 के अनुसार डैश ध्यान से इस डिफिनीशन को पढ़ लो। वह व्यक्ति ट्रांसजेंडर कहलाएगा जिसका लिंग जन्म के समय नियत लिंग से मेल नहीं खाता। जन्म के समय पुरुष और कालांतर में धीरे धीरे स्त्री जैसा रहना, या जन्म के समय स्त्री और पुरुषोचित फीलिंग, पुरुषोचित व्यवहार, पुरुष बन गया, वेशभूषा, ड्रेस, वह व्यक्ति ट्रांसजेंडर कहलाएगा जिसका लिंग जन्म के समय नियत लिंग से मेल नहीं खाता और इसके अंतर्गत उभय पुरुष ट्रांस मेन या उभय स्त्री ट्रांस वुमेन, ट्रांस मेन या ट्रांस वुमेन, ट्रांस मेन या ट्रांस वुमेन, ब्रैकेट में लिख लो आप, ब्रैकेट में लिखो, इसमें परिवर्तित लिंग वाले व्यक्ति भी शामिल हैं, उनको भी इस कैटेगरी में रखा जाएगा। जैसे मान लो मैं जन्म से पुरुष हूं, फीलिंग स्त्री वाली, आत्म पहचान स्त्री वाली, कपड़ा स्त्री जैसा पहनने लगा, साड़ी पहनने लगा, सब कुछ स्त्री जैसा करने लगा, बट हमारा लिंग इससे तो मैच नहीं करता है ना। तो हम क्या करते हैं कि हम ऑपरेशन के द्वारा अपना लिंग परिवर्तन करा लेते। ठीक है, समाज में कई ऐसे लोग भी हैं, इसलिए ब्रैकेट में दे दिया गया कि इसमें परिवर्तित लिंग वाले व्यक्ति भी शामिल है। वह व्यक्ति ट्रांसजेंडर कहलाएगा जिसका लिंग जन्म के समय नियत लिंग से मेल नहीं खाता और इसके अंतर्गत उभय पुरुष ट्रांस मेन या उभय स्त्री व्यक्ति भी शामिल है। ब्रैकेट बंद, कॉमा, अंतःलिंग भिन्नताओं वाले व्यक्ति, ध्यान दो, इसके अंतर्गत ट्रांस मेन या ट्रांस वुमेन, ब्रैकेट में लिख के कॉमा, अंतःलिंग भिन्नताओं वाले व्यक्ति, अंतःलिंग भिन्नताओं वाले व्यक्ति, कॉमा, जेंडर क्वियर, जेंडर क्वियर और किन्नर, हिजड़ा, आरावाड़ी एवं जोगता, ये सब अलग अलग समाज में इनको अलग अलग नाम दिया गया, इनकी अलग अलग आइडेंटिटी दी गई। इसको हम सामाजिक सांस्कृतिक पहचान कहते हैं और इनको भी इसके अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। ठीक है, जेंडर क्वियर और किन्नर, हिजड़ा, आरावाड़ी एवं जोगता जैसी सामाजिक सांस्कृतिक पहचान रखने वाले व्यक्ति सम्मिलित हैं। ऐसी सामाजिक सांस्कृतिक पहचान रखने वाले व्यक्ति सम्मिलित हैं। ये 2019 के एक्ट के द्वारा ये परिभाषा दी गई है हमारे यहाँ ट्रांसजेंडर की। ठीक है, और ट्रांसजेंडर में इन सब को शामिल किया गया, ये ट्रांसजेंडर कहलाते हैं। लेकिन लेस्बियन ट्रांसजेंडर नहीं कहलाएंगे, गे ट्रांसजेंडर नहीं कहलाएंगे, बाई सेक्सुअल ट्रांसजेंडर नहीं कहलाएंगे। बच्चा, ये तीनों ट्रांसजेंडर के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए हैं। याद कीजिएगा, एलजीबी कम्युनिटी ने, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल कम्युनिटी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करी थी कि हम लोगों को ट्रांसजेंडर के अंतर्गत शामिल किया जाए, हम लोगों को ट्रांसजेंडर के अंतर्गत शामिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप लोगों को ट्रांसजेंडर के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया इनको ट्रांसजेंडर के अंदर शामिल करने से। ये जून 2016 की घटना है।
इनको लग रहा था कि अगर हम लोग ट्रांसजेंडर में शामिल किए जाएंगे तो ट्रांसजेंडर को जो सरकार की तरफ से विशेष सुविधा मिलेगा वो विशेष सुविधा हम लोगों को भी मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, एलजी भी थर्ड जेंडर में नहीं शामिल किया, ट्रांसजेंडर नहीं थर्ड जेंडर की मांग उन्होंने की थी। थर्ड जेंडर में शामिल होने से ही वो एक कमजोर तबका माने जाएंगे और सरकार उनके लिए वेलफेयर आदि आदि। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एलबीजी थर्ड जेंडर नहीं, थर्ड जेंडर नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में जो निर्णय दिया थर्ड जेंडर के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए, उसमें केवल ट्रांसजेंडर को ही शामिल किया। तो याद रहे कि ट्रांसजेंडर का यही लीगल डिफिनीशन है, यही कानूनी परिभाषा है और इसी को आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अब आ जाइए ट्रांसजेंडर का स्वरूप, कैपिटल बी। ट्रांसजेंडर का स्वरूप, अंडरलाइन, नीचे की तरफ एरो दीजिए, लिखिए। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 4.9 लाख ट्रांसजेंडर की संख्या दर्ज की गई है। 4.9 लाख ट्रांसजेंडर की संख्या दर्ज की गई है, कौमा, परंतु इसकी अनुमानित संख्या 15 लाख मानी जाती है। इसकी अनुमानित संख्या 15 लाख मानी जाती है। फुल स्टॉप, पहला चेंज। भारत के कुल ट्रांसजेंडर में 28% यूपी में निवास करते हैं, यूपी में रहते हैं। कौमा, इनकी कुल आबादी का 66% गांव में रहती है और इनमें साक्षरता दर 46% है और इनमें साक्षरता दर 46% है। ब्रैकेट में 2011 की जनगणना के अनुसार, याद रहे ये सारे आंकड़े, सारे डेटा जो हैं वो 2011 के सेंसस से पर आधारित है। ठीक है, कैपिटल सी। भारत में ट्रांसजेंडर से जुड़ी समस्याएं, आखिर ये अति संवेदनशील वर्ग क्यों है, क्या इनके साथ समस्याएं जुड़ी हुई है। पहली समस्या बच्चा लिखो, पहचान का संकट। ये बेचारे पहचान संकट का सामना कर रहे हैं, न मेल में हैं न फीमेल में हैं, न लोग इनको मेल मानते हैं न फीमेल मानते हैं, या लोग मेल मानते हैं और ये फीमेल समझते हैं, लोग फीमेल मानते हैं ये मेल समझते हैं। कंफ्यूजन कंफ्यूजन कंफ्यूजन, पहचान का संकट, पहला पहचान का संकट। दूसरा, निम्न परिस्थिति। यहां परिस्थिति का अंग्रेजी होता है बच्चा स्टेटस, मतलब समाज में जो प्रतिष्ठा है, स्टेटस, निम्न परिस्थिति एवं सामाजिक बहिष्कार की समस्या, सामाजिक बहिष्कार की समस्या। ब्रैकेट में मैंने एक डेटा दे दिया है, आप लिख लो। NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ओके, मानवाधिकार संगठन, राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन, NHRC
2018 के अनुसार डैश, अब अंडरस्टूड है यार, रिपोर्ट लिख सकते हो, नहीं लिखोगे, एनएचआरसी की जो रिपोर्ट आई थी 2018 में उसके अनुसार अंडरस्टूड है, एनएचआरसी 2018 के अनुसार डैश, भारत में 99.9% ट्रांसजेंडर को सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा है, सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा है। और मात्र 2% ही परिवार के साथ रहते हैं, और मात्र 2% ही परिवार के साथ रहते हैं। ब्रैकेट बंद। तीसरा पॉइंट, ब्रैकेट बंद, तीसरा पॉइंट, सुरक्षा की समस्या, इनकी तीसरी समस्या है सुरक्षा की समस्या। और इनका पेशा, कौमा, इनका कार्य एवं पहनावे को लेकर, लोगों एवं पुलिस द्वारा इनका उत्पीड़न, लोगों एवं पुलिस के द्वारा इनका उत्पीड़न। इनकी चौथी समस्या, शिक्षा एवं नियोजन के अधिकार से वंचित, शिक्षा एवं नियोजन के अधिकार से वंचित। पांचवी समस्या, समुचित रोजगार के अभाव में, समुचित रोजगार के अभाव में भीख मांगने और यौन कर्मी के रूप में काम करने को विवश, भीख मांगने और यौन कर्मी के रूप में कार्य करने को विवश। ब्रैकेट में लिखिए, ट्रांसजेंडर के 92% लोगों को आर्थिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है, आर्थिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। ब्रैकेट में दो, NHRC डैश 2018, नेशनल ह्यूमन कमीशन, NHRC ह्यूमन राइट कमीशन 2018, ब्रैकेट बंद। छठा पॉइंट, सरकारी योजनाओं के लाभों से वंचित, सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित। बड़ा क्लियर है, इनके लिए योजना नहीं रही है कोई, सरकारी योजना के लाभ से वंचित। अगला पॉइंट, आईपीसी की धारा 376 ब्रैकेट में बलात्कार अपराध, ब्रैकेट में लिख दो बलात्कार, ऑब्लिक ना लिख करके, स्क्रीन पर ऑब्लिक लिखा गया है, ब्रैकेट में लिखो बलात्कार अपराध।
ब्रैकेट बंद, के लाभ से वंचित, के लाभ से वंचित। ठीक है, 9 नंबर पॉइंट, एक लंबे समय तक जोड़ा बनाने या विवाह करने के अधिकार से वंचित। एक लंबे समय तक 2018 तक जोड़ा बनाने के अधिकार से वंचित और 2023 तक विवाह करने के लाभ से वंचित। एक लंबे समय तक जोड़ा बनाने के अधिकार से तथा विवाह करने के अधिकार से वंचित। ब्रैकेट में लिख दो 5 सितंबर 2018 को, 5 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा धारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा, जैसा लिखा है वैसे मत लिखना, सुप्रीम कोर्ट द्वारा समलैंगिक संबंध को सुप्रीम कोर्ट द्वारा समलैंगिक संबंध को धारा 377 से बाहर कर देने, धारा 377 से बाहर करने तथा मैंने जहां से काट दिया वैसे ही करो, तथा सुप्रीम कोर्ट के 17 अक्टूबर 2023 के निर्णय के बाद से नहीं, के बाद नहीं, 2023 के निर्णय के बाद नहीं का मतलब हुआ बच्चा कि 5 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक संबंधों को मान्यता दे दी, अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया, राइट। तो ये भी अब समलैंगिक संबंध में रह सकते हैं, लेकिन समलैंगिक विवाह करने की इनको विवाह करने की अनुमति नहीं, राइट। लेकिन 17 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकों को विवाह करने की अनुमति नहीं दी, लेकिन इनको विवाह करने की अनुमति दी थी। तो ये दोनों मैंने दिया है ऊपर में, एक लंबे समय तक विवाह करने या जोड़ा बनाने के अधिकार से वंचित, मतलब इसके पहले तक, 18 से पहले तक दोनों ही अधिकारों से वंचित थे और साथ में रहना इनके लिए अपराध की श्रेणी में गिनती किया जाता था, इनके लिए सजा का प्रावधान था। परिणाम मतलब पुलिस और कई रूपों में इनको प्रताड़ित होना पड़ता था। 10वां है स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं। ये कई प्रकार के स्वास्थ्य से भी, लास्ट पॉइंट हम एक लिख सकते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम से भी बेचारे जूझते रहते हैं। मनोवैज्ञानिक समस्याएं, क्योंकि कभी भी आप इस तरह के लोगों को, बूढ़े लोगों को नहीं देखोगे, आप समाज में देखोगे कहीं कहीं तो किन्नर दिख जाएंगे, लेकिन बूढ़े किन्नर नहीं दिखते हैं, बीच में ही ये कई तरह की बीमारियों से ग्रसित होकर मर जाते हैं। मनोवैज्ञानिक समस्याएं, इतने प्रताड़ित है बच्चा कि कई तरह के मनोवैज्ञानिक समस्याओं का भी इनको सामना करना पड़ता है। यही है हमारे यहां भारत में ट्रांसजेंडर एक अति संवेदनशील वर्ग के रूप में, भारत में ट्रांसजेंडर की अति संवेदनशीलता का स्वरूप पूछे तब भी हम यही लिखेंगे, या भारत में ट्रांसजेंडर कैसे एक बेचारा समुदाय है, कैसे एक अति संवेदनशील व्यक्ति कैसे बेचारा है, और बेचारा कैसे है इसकी चर्चा अगर हम करते हैं तो हम इनके साथ जुड़ी हुई समस्याओं को दर्शाते हैं, किस किस तरह का समस्याओं का सामना करना इनको पड़ता है, यही हम दिखाते हैं, जिससे कि ये बेचारा की गिनती में शामिल हो जाती है। बेचारा डन। नेक्स्ट पार्ट कैपिटल डी, मेरे ख्याल से डी है। भारत में ट्रांसजेंडर के रक्षोपाय हेतु किए गए प्रयास, भारत में ट्रांसजेंडर के रक्षोपाय हेतु किए गए प्रयास।
ठीक है। भारत में ट्रांसजेंडर के रक्षोपाय हेतु किए गए प्रयास। अंडरलाइन, नीचे की तरफ एरो। बच्चा आज क्लास यहीं तक रहने दे। आज क्लास हम आपका थोड़ा कम घंटा लें, चलेगा? ठीक है बच्चा पार्टी, आज थोड़ा ऐश करो, इंजॉय करो। आज आपका क्लास में 1 घंटा ही लूंगा, 1 घंटा मैंने अभी क्लास ले लिया। आज आपको छोटा क्लास मैं दे रहा हूं 1 घंटे का, कल मैं बड़ा क्लास दूंगा, कल इस टॉपिक को कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है ना? जी सर, ठीक है, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम सर। ठीक है, कल हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है ना? ये टॉपिक कल कंप्लीट होगा तो परसों हम लोग वृद्ध कर देंगे। 3 दिन वृद्ध लगेगा, 2 दिन बच्चे लगेंगे, बच्चे को भी थोड़ा देखना जरूरी है। ठीक है, डन। तो चलिए आज करते हैं, अब ये थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है। ओके, सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज के लिए थैंक यू। मैंने बहुत दिन बाद आपको एक छोटा क्लास दिया है, नेक्स्ट हम लोग कल करते हैं। ठीक है ना? चलिए।